बात 2 जून 2023 की है। शाम के 6:55 पर उड़ीसा में एक पैसेंजर ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस इस मेन लाइन पर आ रही थी। इसी समय साइड वाली इस मेन लाइन पर यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट शुरू करते हैं। तो बालासोर में बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ है। बालासोर ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी की इमरजेंसी मीटिंग। हादसे पर हर अपडेट पर नजर, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे ने हरेक को झकझोर कर रख दिया है। 2 जून को दोपहर 3:20 पर यह कोरोमंडल एक्सप्रेस शालीमार रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल से चल पड़ी। करीबन 25 घंटे का सफर करके इस ट्रेन को चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन तमिलनाडु पहुंचना था। ये राइट टाइम चल रही थी और 6:55 पर यह बालेश्वर के नजदीक बहानका बाजार रेलवे स्टेशन के करीब पहुंच चुकी थी। दूसरी ओर दूसरी मेन लाइन पर चलने वाली यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि एक दिन पहले सुबह 10:35 पर SMVT बेंगलुरु से चली थी और आज 2 जून को करीबन 11 बजे हावड़ा जंक्शन पहुंचने वाली थी, वो भी इसी समय 6:55 पर यहीं बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के नजदीक इस कोरोमंडल एक्सप्रेस को क्रॉस कर रही थी। यहाँ आपको 2 बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि यशवंतपुर एक्सप्रेस अनफॉर्चुनेटली आज 3 घंटे लेट चल रही थी। यानी इस एक्सीडेंट साइट पे जिस समय ये कोरोमंडल एक्सप्रेस को क्रॉस कर रही है, निर्धारित समय की माने और अगर ये राइट टाइम चल रही होती तो यहाँ से इसे 3 घंटे पहले ही यानी शाम 4 बजे के आसपास ही गुजर जाना चाहिए था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि बहानगा बाजार एक माइनर रेलवे स्टेशन है, इसलिए इन दोनों ही एक्सप्रेस गाड़ियों का उस रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं था। फॉलोइंग दिस ये दोनों ही ट्रेन्स अपनी अपनी फुल परमिसिबल स्पीड यानी 130 किलोमीटर पर आवर से थोड़ी ही धीरे चल रही थी। कोरोमंडल 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और यशवंतपुर एक्सप्रेस 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपने ये नोटिस भी किया होगा कि जिस माइनर स्टेशन पर किसी ट्रेन को नहीं रोकना होता, उस स्टेशन पर से ट्रेन को जानबूझकर फुल स्पीड पर निकाला जाता है ताकि पैसेंजर्स जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश ना करें। खैर, एक्सीडेंट के रीजन को समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अगर इन ट्रेन ट्रैक्स को अच्छे से ना समझ पाए तो। देखो, एक्सीडेंट साइट पर ये 4 ट्रेन ट्रैक्स मौजूद थे। इसमें से ये बीच वाली जो दोनों पटरियां एकदम सीधी जा रही हैं, इनको बोला जाता है मेन लाइन, और ये जो 2 छोटी पटरियां आपको साइडों में दिख रही हैं, इनको बोला जाता है लूप लाइंस। लूप लाइंस को आसान भाषा में आप ऐसे समझो कि ये साइड देने के लिए बनी है। इसका मतलब ये कि इसी पटरी पर अगर मालगाड़ी जा रही है और इसी सेम पटरी पर पीछे से राजधानी एक्सप्रेस आ रही है, तो राजधानी एक्सप्रेस को आगे भेजने के लिए मालगाड़ी को थोड़ी देर के लिए लूप लाइन में ले जाकर खड़ा कर देंगे और राजधानी अपनी सेम मेन लाइन से होते हुए सीधी सीधी फुल स्पीड में आगे निकल जाएगी। 2 जून को शाम को जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, उस दिन इस वाली लूप लाइन में और उस वाली लूप लाइन में दोनों में ही मालगाड़ियां खड़ी हुई थी और एट द सेम टाइम कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर एक्सप्रेस अपोजिट डायरेक्शन में मेन लाइन से गुजरती हुई एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। ट्रेन को मेन लाइन से लूप
लूप लाइन में घुसाने वाली इस जगह को पॉइंट बोला जाता है। आसान भाषा में बताऊं तो ये वो जगह है जहां ट्रेन की पटरी बदली जाती है। ये पटरी इस पॉइंट मशीन की मदद से बदली जाती है। इसी चैनल पर इसी वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है कि ट्रेन पटरियां कैसे बदलती हैं। इस वीडियो में अच्छे से मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रेन किस पटरी या किस डायरेक्शन में जाएगी ये ट्रेन के ड्राइवर यानी लोको पायलट के हाथ में नहीं होता, बल्कि ये रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाता है। लोको पायलट सिग्नल्स को फॉलो करते हुए बस ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करता है। सिमिलरली जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस समय इंजन में मौजूद कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट गुणानिधि मोहंती और असिस्टेंट लोको पायलट हजारी बेहरा के हाथ में भी ये नहीं था कि वो सीधे जाएंगे या लूप लाइन में घुस जाएंगे जिसमें मालगाड़ी खड़ी थी। इसलिए टेक्निकली इस एक्सीडेंट में इन दोनों की कोई गलती नहीं है और भगवान की कृपा से ये दोनों बच भी गए। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो कि इस ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट में उस बंदे की गलती है जिसने पॉइंट मशीन के थ्रू ट्रेन की पटरी का डायरेक्शन लूप लाइन की तरफ कर दिया। लेकिन यह सब इतना हलवा नहीं है कि किसी इंसान की मर्जी पड़ी और उसने पटरियों का डायरेक्शन चेंज कर दिया। इसी जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को ध्यान से समझने की जरूरत है। हाँ, वो ही इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जिसको रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट का और 228 लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को आप ऐसे समझो कि इसका काम है ये इंश्योर करना कि सब कुछ सही है, या दूसरे शब्दों में यूं कह लो कि इंसानी गलती की वजह से होने वाले एक्सीडेंट को रोकना। ये कुछ ऐसे काम करता है कि एक्सीडेंट से कुछ सेकंड्स पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस यहाँ पहुंच चुकी थी। अब पॉइंट के इस जस्ट पास वाले सिग्नल को बोला जाता है होम सिग्नल। इस होम सिग्नल को ग्रीन या फिर येलो स्टेशन मास्टर अपने ऑफिस से तब ही कर सकता है जब उसको इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की तरफ से मंजूरी मिल जाए, अदरवाइज सिग्नल हमेशा रेड ही रहेगा। और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम मंजूरी देने से पहले दो फैक्टर्स को चेक करता है। सबसे पहला फैक्टर ये कि पॉइंट मशीन ने इस पॉइंट को किस डायरेक्शन में मोड़ रखा है, या यूं कह लो कि ट्रेन किस दिशा में जाने वाली है। और दूसरा फैक्टर ये कि ट्रेन जिस डायरेक्शन में जाने वाली है उस पर्टिकुलर ट्रैक की ऑक्यूपेंसी क्या है, वो ट्रैक खाली है भी या नहीं। जिस ट्रैक पर ट्रेन जाने वाली है उसकी ऑक्यूपेंसी इस वायर के थ्रू चेक की जाती है। ये वायर जो कि पूरे भारतीय रेलवे के ट्रैक्स पर यानी करीबन 67,000 किलोमीटर पर पटरियों के साथ साथ फैला हुआ है। इस वायर में लो वोल्टेज करंट को पास करके ये पता लगाया जाता है कि कहां कहां ट्रेन्स मौजूद हैं और कहां कहां नहीं। एक बार फिर से सुनो। It is supposed to be tamper proof. It is supposed to be error proof. उसका एग्जैक्ट वर्ड बता देता हूँ। हाँ, It is called as fail safe system. It will fail on a safer side. इस वीडियो में रेलवे बोर्ड मेंबर्स ने जिस फेल सेफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की बात की है उसका मीनिंग ये है कि अगर पॉइंट मशीन ने पटरी इस तरीके से सेट कर रखी है कि ट्रेन मेन लाइन पर जाएगी, लेकिन यहाँ अगर ऑलरेडी ट्रैक्स ऑक्यूपाइड हैं, जैसे कोई लोको या इंजन खड़ा है, अरे लोको छोड़ो, अगर एक लोहे की रॉड भी दोनों पटरियों पर पड़ी है तो भी ये होम सिग्नल रेड हो जाएगा। टेक्निकली ये सिस्टम इतना ज्यादा सेफ है। होम सिग्नल रेड इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सर्किट का लॉजिक सेटिस्फाई नहीं हुआ। लॉजिक क्या? लॉजिक ये कि पॉइंट मशीन ने ट्रेन की पटरियों को जो दिशा दे रखी थी वो पटरियां खाली होनी चाहिए, वरना रेड सिग्नल यानी रुक जाओ। अब उड़ीसा में ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट के दौरान कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो ध्यान से समझो। रेलवे बोर्ड मेंबर जया वर्मा सिन्हा के अनुसार एक्सीडेंट के बाद बेहोश होने से पहले ड्राइवर ने उन्हें ये बोला था कि सिग्नल ग्रीन था। वहां से हम लोगों ने जो ड्राइवर था कोरोमंडल का उससे बात की, उससे पर्सनली बात की। वो उस समय होश में था। उसने बताया कि उसको सिग्नल ग्रीन मिला है। उसके अलावा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट्स में और एक्सीडेंट के बाद 2 रेलवे ऑफिसर्स की लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार वो उस समय सब कुछ सारा कुछ क्लियर नहीं था। जो ग्राउंड से जो मिला था उसी के आधार पे सीम्स में अपलोड किया गया था। तो अभी फाइनली क्या निकल के आ रहा है? पॉइंट वाज रॉन्गली सेटेड सर। पॉइंट वाज सेट टुवर्ड्स योर लूप लाइन, बट सिग्नल वाज थ्रू फॉर मेन लाइन। ऐसा कैसे हो सकता है? एसएनटी वाला अगर कुछ मैनिपुलेट करेंगे तो हो सकता है सर। नहीं, बट डिड दे वर दे डूइंग एनी जॉब एट दैट टाइम? कुछ काम हुआ था ना, कुछ काम हुआ था वहाँ पे। हमें यह पता चलता है कि पॉइंट मशीन ने ट्रेन की पटरी का डायरेक्शन लूप लाइन की तरफ कर रखा था। बस यही दिक्कत हुई है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के हिसाब से ये असंभव है जब तक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ में छेड़छाड़ ना की जाए। और रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने यही बोला था। इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस के केस में भी
इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के लॉजिक्स कुछ इस तरीके से डिसाइडेड थे कि पहले पॉइंट मशीन के द्वारा सेट किया गया ट्रेन की पटरी का डायरेक्शन चेक किया जाए, जो कि लूप लाइन की तरफ था, और लूप लाइन की ऑक्यूपेंसी चेक की जाए। और ऑक्यूपेंसी चेक करने पर मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी, तो इस होम सिग्नल को रेड होना चाहिए था, लेकिन ड्राइवर के हिसाब से होम सिग्नल तो ग्रीन था। तो 100 बात की एक बात ये निकल के आती है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हुई है। अब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के फेल सेफ होने के बाद भी 228 लोगों की मौत के पीछे और इंडियन रेलवेज के इस तीसरे सबसे बड़े एक्सीडेंट के पीछे 3 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन अनजाने में। रेलवे बोर्ड मेंबर्स ये मानते हैं कि एक्सीडेंट साइट के आसपास किसी कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान बिना परमिशन लिए खुदाई करते वक्त अगर किसी ने इंपोर्टेंट वायर काट दिया हो गलती से, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का फेलियर हो सकता है। दूसरा रीजन काम चोरी। एक्सीडेंट के बाद बात कर रहे 2 रेलवे ऑफिसर्स की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई है, उसमें एक ऑफिसर बता रहा है कि SNT यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज वाले बंदे ने मेंटेनेंस के दौरान लापरवाही की हो। तो ऐसा हो सकता है कि ग्रीन सिग्नल कहीं और के लिए सेट है और पटरी का डायरेक्शन कहीं और के लिए सेट है। लीक्ड कॉल रिकॉर्डिंग आप मेरे ट्विटर हैंडल पर सुन सकते हो। तीसरा रीजन सैबोटाज एंगल, मतलब किसी ने जानबूझ के ये कांड किया हो। बालेश्वर एक माओइस्ट एरिया है माइनर वे में, यहाँ पे सैबोटाज एंगल को टोटली रूल आउट नहीं कर सकते और ना ही रेलवे बोर्ड ने किया है। हम सबको ये समझना पड़ेगा कि इंडियन रेलवेज का इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम टेम्पर प्रूफ नहीं है। अगर स्टेशन स्टाफ, सिग्नलिंग स्टाफ और कंट्रोलिंग स्टाफ अपने किसी फायदे के लिए आतंकवादी के साथ मिलकर काम करे, तो इस ओडिशा ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट के पीछे सैबोटाज एंगल भी हो सकता है। एनीवेज, CBI इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, लेकिन एज अ पब्लिक हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि समय बीतने के साथ साथ हम इस ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट को भूलें नहीं। माना कि एक्सीडेंट साइट पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन एक दिन सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जवाब देना ही पड़ेगा कि इस ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था। और मोस्ट इंपोर्टेंटली, ऐसा एक्सीडेंट दोबारा ना हो उसके लिए गवर्नमेंट ने और इंडियन रेलवेज ने क्या स्टेप्स लिए। अगर इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलते हैं तो इंडियन रेलवे सेफ नहीं है। 2 जून को कोरोमंडल एक्सप्रेस की बारी थी, क्या पता अगली ट्रेन अपनी हो। मैं अपने पर्सनल चैनल किशोर सिंह अनकट पर एक डिटेल्ड वीडियो के अंदर आपको यह समझाऊंगा कि CBI इंक्वायरी के रिजल्ट्स क्या रहे, कवच सिस्टम इस एक्सीडेंट को क्यों नहीं रोक पाता और 40 लोग इस ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर बिना इंजरी के कैसे मर गए। लिंक पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो पे क्लिक करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि ट्रेन्स पटरियां कैसे बदलती हैं।